Yes, students, that is the Industrial Policy 1991. To face the problems of national and international level, a new liberal economic reforms in 1991 was embarrassed in India. So this is based on the Structural Adjustment Program, that is a SAP. Main features हमने इसकी की हैं. Next point that we will do is critical evaluation of Industrial Policy 1991. So Industrial Policy 1991 brought a drastic change in the economy of the nation by changing it from a socialistic mixed economy to a mixed कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. सो सोशलिस्टिक मीन्स जिसमें गवर्नमेंट का रोल मेन होता है, एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मीन्स जिसमें प्राइवेट सेक्टर का मेन रोल है. तो हम गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर के रोल की तरफ अपनी इकोनॉमी को मूव आउट किया. सो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हैव पास नाउ सिंस द इनैक्टमेंट ऑफ दिस पॉलिसी. दिस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट हुए 25 ईयर्स हो गए. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम में दिस पॉलिसी हैड एन मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स. इसके बहुत ही मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स हैं. सो क्रिटिकल इवैल्यूएशन दी गई है इसकी. मेरिट्स और बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं इसके. फर्स्ट इज इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट. सो एज अ कंसिक्वेंस रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है हमारी कंट्री में वो 1992 और 3 में 2.3% थी, जो कि 7-8 में 9.6% हो गई. सो एडवांस एस्टिमेट लगाया नेशनल इनकम फॉर 2015-16. नेशनल इनकम जो है हमारी वो शो कर रही है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो 2015-16 में है वो 7.3% विद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.5% का ग्रोथ हुआ है. सेकंड पॉइंट है इसमें इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है. सो इंडियाज एवरेज ग्रोथ रेट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड वाज, पोस्ट मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद, सो वो हमारा एरिया है 3.5%. दिस वॉज कंटेम्पचुअसली रेफर टू एज, और इसको हम बोलते हैं हिंदू ग्रोथ रेट. नेक्स्ट इज़ अ लिबरल इकोनॉमी. लिबरलाइज मीन्स जिस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वो वाली इकोनॉमी बनाई गई. सो ड्यू टू दिस पॉलिसी द इकोनॉमी हैज़ बीन कंसिडरेबली लिबरलाइज. मैनी ऑब्सोलेट और स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं वो हटा दी गई हैं. लीन एंड एफिशिएंट पब्लिक सेक्टर, PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो कम की गई हैं और एफिशिएंट की गई. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कंपटीशन. कंपटीशन को इंक्रीज़ किया गया. डोमेस्टिक कंपनीज़ को ज़्यादा ऑटोनॉमी, मतलब उनको ज़्यादा छूट दी गई फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. फॉरेन कैपिटल्स हैव ऑल्सो बीन अलाउड टू कैरी आउट बिजनेस विदाउट हैजल्स. फॉरेन कंपनीज़ को भी कहा कि आप विदाउट रिस्ट्रिक्शंस अपना बिजनेस कैरी आउट कर सकते हो. दिस हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन द कंपटीशन बेनिफिटेड टू द कंज्यूमर. तो इससे कंज्यूमर को बेनिफिट होगा कि अगर कंपनी ज़्यादा है तो कंज्यूमर के पास चॉइस करने के लिए ज़्यादा है प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुए हैं. ड्यू टू दिस पॉलिसी एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री हैव इंक्रीज फ्रॉम ₹32,553 करोड़ इन 1990 और 91 टू 18,96,348 करोड़ इन 2014-15. सेवन्थ इज इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल. इंक्रीज़ हुई है हमारी, डेवलपमेंट हुआ है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें टेलीकॉम, रोडवेज और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंक्लूडेड है. इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड. जब MNCs ने हमारे यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, सो हमारे इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और इंक्रीज कंपटीशन के साथ प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट किए. सो द वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स ऑफ वेरी हाई क्वालिटी आर अवेलेबल. वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं और उनकी हाई क्वालिटी वो अवेलेबल हो गए हैं इंडिया में एट अफोर्डेबल प्राइसेस. सो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का रेज हुआ है. इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इंक्रीमेंट हुआ. नेक्स्ट है द डी मेरिट्स. क्रिटिकल इवैल्यूएशन मीन्स चेकिंग करनी है विद नेगेटिव अफेक्ट्स. सो बेनिफिट्स के साथ हम डी मेरिट्स भी देखेंगे. हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. फर्स्ट इज़ मार्जिनलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का रोल कम किया गया है, दैट्स वाई लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होएगा. नेक्स्ट इज़ प्राइवेटाइजेशन नॉट सिनोनिमस विद एफिशिएंसी. प्राइवेटाइजेशन को हम ये नहीं कह सकते अगर इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट हैंड में दे रहे हैं तो एफिशिएंट हो गए हैं हमारी इकॉनमी. सो दिस पॉलिसी प्रमोट्स प्राइवेटाइजेशन अलॉन्ग विद लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन प्रमोट हुई है लेकिन किन के साथ, ये प्रॉपर फुल फ्लेज पॉलिसी है. सो द मेन एम ऑफ दिस इज़ टू अटेन मीन्स गेन करना है ग्रेटर एफिशिएंसी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी रादर टू मच रिलायंस. ज़्यादा अगर हम रिलायंस करेंगे या प्राइवेटाइजेशन पे ही डिपेंडेंट रहेंगे तो दैट गिवन बर्थ टू मैनी इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिकल एविल्स. नेक्स्ट इज निगलेक्ट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स. सोशल ऑब्जेक्टिव्स को हमने इग्नोर किया. मेन हमने ये देखा कि इकोनॉमी को ग्रोथ करनी है बाय
the profit or exploitation. Next, fourth point is economic colonization. So जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 अडॉप्ट की तो उससे इम्पैक्ट पड़ा कि न्यू लिबरल फिलॉसफी अडॉप्ट की तो कैपिटलिस्ट सुपर पावर्स एंड एमएनसीज इंडिया में एंटर की हैं. दिस हैज़ रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ इकोनॉमिक सवर्जिनिटी. सवर्जिनिटी मीन्स मेन जो पावर हमारी रेस्टेड थी वो पावर डिसइंटीग्रेट हिल गई है एंड डेंजर्स टू द इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन. इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट. हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई. अनप्रिडिक्सेंट करप्शन ज़्यादा हो गई क्योंकि जो बिजनेसमैन ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने जो नेशन की वेल्थ है उनको लूट करना स्टार्ट किया. स्कैम्स मीन्स कि काले बाजारी जहाँ कहें कि वो मनी लॉन्ड्रिंग ये सिस्टम अडॉप्ट करते थे जो कि किस फॉर्म में थे लाइक 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कोल स्कैम और दे हैव टेकन प्लेस आफ्टर द एनैक्टमेंट ऑफ दिस पॉलिसी. इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हो गई हैं और कुछ सेक्शन है वो बेसिक इकोनॉमिक अमेनिटीज़ हैं जो फैसिलिटीज़ उनसे भी डिप्राइव्ड हैं और कुछ को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं. नेक्स्ट इज़ इलास्टिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक मीन्स डिक्रीज़ आया है. दैट इज़ 2006-07 में ये ग्रोथ रेट 11.6 था जो कि 12-13 में जस्ट 1% है और 13-14 में 0.4 और एक्सपेक्ट किया गया था 2016-17 में अराउंड 7% होएगा. सो एडवर्स इफेक्ट है फॉरेन कंपटीशन. अगर फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आई हैं तो उससे सीरियस चैलेंजेस हुई हैं इंडस्ट्रियल जो इंडियन है. नेक्स्ट इज MSMEs, मार्जिनल स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, वो भी सर्वाइव करना उनको डिफ़िकल्ट हो गया. इंक्रीजिंग कंज्यूमरिज्म मेन इंक्रीज़ हुआ है और प्रोड्यूसिंग जो हो रही है प्रोड्यूस दैट फॉर द अर्बन और द रिच पीपल. मिस यूटिलाइजेशन हुई है नेचुरल रिसोर्सेज की. टू मच इंपॉर्टेंस हमने दिया फॉरेन कैपिटल को. नेक्स्ट इसमें मेन हेडिंग है हमारे पास इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी. क्या है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी? जब हमने लाइसेंस देना है टू द इंडस्ट्रीज उसको बोलते हैं लाइसेंसिंग पॉलिसी. सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 laid the foundation of a mixed economy in the country. Under it, government had the authority to control the process of industrialization. गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को कंट्रोल कर सकती है. टू डू सो ऐसा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम. अकॉर्डिंगली एन एक्ट बनाया गया दैट इज़ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951. वो पार्लियामेंट में पास किया 1951 अक्टूबर में और ये कम इनटू फोर्स और ये लागू होने के लिए आया ऑन May 8, 1952. और इसके दो मेन एम्स हैं इसके, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन. लेकिन रेगुलेशन को ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंस दी गई है. तो व्हाट इज़ लाइसेंस एंड द कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़. अगर इंडस्ट्रीज़ के व्यू पॉइंट से देखें, लाइसेंस इज़ अ रिटन परमिशन ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट टू अ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेज. गवर्नमेंट सरकार हमारे किसी इंडस्ट्री को लाइसेंस देती है कि वो अपना कैरी आउट कर सकती है प्रोडक्टिव और कमर्शियल एक्टिविटीज़ एज पर द रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड. थ्रू अ लाइसेंस लेने से सर्टन कमोडिटीज़ में हैव बीन इम्पोज ऑन द इंडस्ट्रीज़. तो इंडस्ट्री पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? अचीव करनी है रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रेगुलेट करना है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, चेक करना है हमने कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर बाय प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज की ग्रोथ को हमने नहीं होने देना, इनकरेज करना है ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. नेक्स्ट पॉइंट है अचीव करना है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड द लास्ट पॉइंट इज इंश्योर करना है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज. इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? हमने इस इंपॉर्टेंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस और रिफॉर्मेटिव प्रोविजंस. रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस क्या हैं? लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन हुई है इंडस्ट्रीज़ की. कुछ इंडस्ट्रीज़ को ही पब्लिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्राइवेट के लिए दिया गया. इंक्वायरी होती है इंडस्ट्रीज आफ्टर एन लाइसेंस इंडस्ट्रियल यूनिट डिड नॉट वर्क इन अ सेटिस्फैक्ट्री मैनर. अगर किसी इंडस्ट्री ने लाइसेंस लिया लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर रही तो गवर्नमेंट कैन इनिशिएट एन इंक्वायरी. तो वो इंक्वायरी कर सकती है रिगार्डिंग द अफेयर्स मीन्स काम का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको वो देख सकती है. कैंसिलेशन भी कर सकती है लाइसेंस का अगर कोई इंडस्ट्री गलत काम कर रही है, जो लाइसेंस लिया उसके ऑपोजिट काम कर रही है. रिफॉर्मेटिव प्रोविजंस क्या हैं? डायरेक्ट रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट डायरेक्ट रेगुलेट कर रही है उनको. कंट्रोल ओवर प्राइजेज एंड सप्लाई.
प्राइस पे भी अब गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, सप्लाई कितनी करनी है पूरी इंडस्ट्री, जैसे हीरो साइकिल्स वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं, लाइसेंस लेते हैं वो, और उनका ये पता है कि पूरी जो इंडस्ट्री है, साइकिल इंडस्ट्री, उन्होंने कितना साइकिल्स हैं वो सप्लाई करने हैं। कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स प्रमोट द कॉन्फिडेंस अमंग द वर्कर्स में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए और कॉपरेशन लाने के लिए सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल को सेटअप किया गया है। मैनी अदर डेवलपमेंट काउंसिल्स वर ऑल्सो सेटअप। नीड क्या है अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की? एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट थी, उनको लाइसेंस देना ज़रूरी था बिकॉज उनको रजिस्टर्ड करना ज़रूरी था। न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स आती हैं, जब बनती हैं तो उनको लाइसेंस देना ज़रूरी था। एट प्रेजेंट जैसे कि 5 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के हमें कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो 5 हमने स्टार्टअप करने तो लाइसेंस लेना कंपलसरी है। फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो भी प्रोडक्ट्स रिजर्व रखे हुए हैं तो उनका हमने अगर प्रोड्यूस करनी है गुड्स तो हमने लाइसेंस लेना पड़ता है। बट 50% ऑफ दिस आउटपुट मस्ट बी एक्सपोर्टेड, लेकिन लाइसेंस लेने के लिए बाद 50% जो आउटपुट होती है फाइनल प्रोडक्ट हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करनी है तब हमें गवर्नमेंट लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस फॉर लोकेशन, अगर हमने किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अपना इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करनी है तब हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। प्रोसेस क्या है? लाइसेंस लेने के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, गवर्नमेंट फिर उस एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज देखती है, अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है तो इंडस्ट्रियल यूनिट को लाइसेंस मिल जाता है। बट इवन आफ्टर ग्रांटिंग, अगर बाद में भी हमें लाइसेंस मिलने के बाद भी अगर गवर्नमेंट देखते हैं कि हम विजिलेंस इस काबिल नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री उस अकॉर्डिंग चल रही है, तो हमारा जो लाइसेंस है वो कैंसिल भी किया जाता है। इवेल्युएशन क्या की गई है इसमें? हज़ारी कमेटी एंड द दत्त कमेटी। हज़ारी कमेटी जो है वो वर्क कर रही है ऑन द DR डॉक्टर RK हज़ारी, उनके चेयरमैनशिप के अंडर बनी है ये 1965 में। सो इसमें क्या है कि उन्होंने सेवरल शॉर्ट कमिंग्स, जो लाइसेंसिंग पॉलिसी में कमियां हैं उनको देखते हुए ये पॉलिसी बनाई है। नेक्स्ट दत्त कमेटी है, वो चलती है मिस्टर सुबिमल दत्त, उनकी चेयरमैनशिप के अंडर ये बनी हुई है कमेटी। तो उनका मेन जो है वो पब्लिक सेक्टर, उन्होंने बोला है कि ओपन किया जाए फॉर द प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन कोलैबोरेशंस की जाए और कंसंट्रेशन की जाए इकोनॉमिक पावर की, ताकि इकोनॉमिक पावर एक ही जगह पे न टिकी रहे, वो सभी जगह इक्वल डिवाइड हो हमारी इकॉनमी में इनकम। चेंजेस क्या हुए हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी में? कंपलसरी लाइसेंसिंग यूनिट्स, जैसे पहले 37 इंडस्ट्रीज़ आती थी जो कंपलसरी लाइसेंसिंग में आती हैं, तो उनका नंबर डिक्रीज़ किया गया और उनकी कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज़ हुई है। प्राइवेट सेक्टर ने अब जब इंडस्ट्रीज़ में सेटअप करना स्टार्टअप किया या इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई। नेक्स्ट, चेंजेस इन द डेफिनेशन ऑफ लार्ज स्केल हाउसेस। हज़ारी कमेटी ने बताया कि लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, उनका व्यू पॉइंट चेंज किया और लार्ज इंडस्ट्रीज़ वो MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, उसके अंडर आती हैं और जो कि बाद में रिप्लेस किया गया कंपटीशन एक्ट। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? जिनकी जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू 100 करोड़ से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन की गई है हमारी इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी रिज़र्व किया करने के लिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को रिज़र्व प्रोडक्ट्स देने के लिए नीड हुई लाइसेंसिंग पॉलिसी की। एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर की ज़्यादा मोनोपोली हो रही थी, दैट्स वाई मोनोपोली को रिड्यूस करने के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ा। ब्रॉड ब्रांडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ मीन्स कैरी आउट प्रोडक्शन करने के लिए कि हमें एक ही ब्रॉड कैटेगरी में बना रहे हैं, लाइसेंसिंग सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ा। मिनिमम इकोनॉमिक स्केल ऑफ ऑपरेशंस की कम से कम इतना का हमारा ऑपरेशन होना चाहिए, काम का लेवल होना चाहिए, तो उसके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम अडॉप्ट किया। नेक्स्ट इज़ अ क्रिटिसिज्म, ये आप हेडिंग्स हैं इसके। लेंथी प्रोसीजर है, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज मिसयूज़ करती हैं, फॉलो अप एक्शन की एब्सेंस है, बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं है, रिजर्व एरिया जो पब्लिक के लिए है वो मिसयूज़ किया जाता है उसका, एक्सेसिव करप्शन है, फेलियर टू चेक कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, रूल्स और कंट्रोल्स का मल्टीप्लिसिटी है इसमें, स्मूथ वर्किंग के लिए दिस मेड द एफिशिएंट एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्री वेरी डिफ़िकल्ट, इससे हमारी इंडस्ट्रीज़ की डिफ़िकल्टी आती है वर्किंग में। अननेसेसरी फॉरेन
फॉरेन इंडस्ट्रीज़ के साथ जो कोलैबोरेशंस है वो बहुत ही अननेसेसरी होती हैं, जिससे लॉस होता है हमारे कंज्यूमर्स को. सो दीज आर द पॉइंट्स. थैंक यू फॉर लिसनिंग.